अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है सोई हुई कौम को जगाने की एक और कोशिश बनाम सरकार। पिछला हफ्ता भी हमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात दे के गया जो बार बार इस बात की निशानदेही करते रहे कि जाग जाएं, वक्त आ गया है, जाग जाएं, और किसी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, जाग जाएं। सबसे बड़ा वाक़या तब हुआ जब जमहूरियत के दावेदारों की प्रोटोकॉल के नीचे आके करतारपुर में एक नौजवान जान की बाजी हार गया। तब ये एहसास हुआ कि हम कितने एक कीड़े मकोड़े हैं कि हुक्मरान जो उनसे हैं, जो हमारे ही वोट से इक़्तिदार में आते हैं, हमारी ही खिदमत का दावा करते हैं, हमारे लिए ही हुकूमत करते हैं और हमारे लिए ही प्रोटोकॉल मांगते हैं, उनके सामने हमारी औकात क्या है। ये वाक़या क्या हुआ, कैसे हुआ? एक नौजवान था, बीबी मरियम का प्रोटोकॉल जा रहा था। बीबी मरियम का प्रोटोकॉल सूबा पंजाब की वज़ीर आला हैं, पहली खातून वज़ीर आला हैं। अपने जो उनके बाबा हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, जो दिलों के बकौल उनके लीडर हैं, उनकी साहबजादी हैं, तो उनके प्रोटोकॉल के नीचे एक बंदा आके अपनी जान की बाजी हार गया और उनका प्रोटोकॉल वहाँ से गुज़र गया। प्रोटोकॉल कितना ज़रूरी है? शायद बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि जान को ख़तरा है। बड़ी लीडर हैं, बहुत बड़ी लीडर हैं, लोग जो उनसे हैं उनको देखते हैं, उनकी तरफ ये सोच के देखते हैं कि हमारे लिए कोई ज़िंदगी आसान करेंगी, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेंगी, क्योंकि लीडर है ना, लीडर जो उनसे है वो रास्ता दिखाता है, अच्छी चीज़ें आपको देता है, आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाता है। कोई बादशाह थोड़ी ना है कि उनके लिए ये सारा कुछ होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनको सुकून मिलना चाहिए। हमारी खैर है, हम तो वैसे ही कीड़े मकोड़े हैं। प्रोटोकॉल जो उनसे है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, प्रोटोकॉल के बगैर निकला भी नहीं जाता। फिर वो कहती हैं मैं हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जब पावर में आते हैं तभी प्रोटोकॉल क्यों ज़रूरी होता है, जब पावर में नहीं होते तब क्या हो जाता है? यानी ये माजरा क्या है? क्या इतने ज़रूरी हैं ये लोग? अगर इनकी जान इतनी कीमती है तो फिर ये मनसब संभालने की क्या ज़रूरत है, जिस मनसब में आपको आवाम के पास जाना पड़े, आवाम के पास मौजूद होना पड़े। तो ये एक ऐसा वाक़या था जिसने मेरे ख्याल से हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी था कि एक नौजवान जो उनसे है, और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई लीडरान जो उनसे हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में भी इसी तरह प्रोटोकॉल की भेंट चढ़े। जो प्रोटोकॉल में लोग मौजूद होते हैं वो इस तरह करते हैं, चले उनकी ड्यूटी है जी, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो इस तरह लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह साइड पे हटाते हैं कि जैसे तुमने टच भी नहीं होना इस हुक्मरान के साथ, तुम्हारा हाथ भी इस हुक्मरान को टच ना हो जाए और तुम इसके करीब से भी मत गुजरो, क्योंकि तुमसे इसको ख़तरा है। और उनको ये कोई बता नहीं पाता। शायद उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में उस कानून में डालना ज़रूरी है कि जो लोग जिनको आप कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं, जो इर्द गिर्द से गुजर रहे हैं, इन्हीं के लिए ये लोग इस हुक्मरानी में हैं, इन्हीं के लिए ये लोग इस सीट में, और इन्हीं के वोट की ताकत से ये इस जगह पर आए। मरियम, क्योंकि मरियम नवाज़ शरीफ हैं, उनका पूरा नाम मरियम नवाज़ शरीफ, बल्कि पूरा नाम करें तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ हैं, इसलिए उनके इर्द गिर्द इतने लोग होते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन की जाए। फर्जी वाले सारे वो पुलिस वाले उनके इर्द गिर्द होते हैं कि बीबी मरियम की हिफाजत की जाए, और हिफाजत में इस कदर वो क्या कहते हैं ना, मगन हो जाते हैं कि उसके रास्ते में कोई भी आए तो कुचलने में भी दरेग नहीं करते, कुचल देते हैं। इस तरह बेचारा एक नौजवान जान की बाजी हार गया कुछ दिन पहले। लेकिन एक मरियम कराची से जड़ांवाला आ रही थी अपनी फैमिली के साथ ईद मनाने के लिए, और उसके साथ एक वर्दी वाले ने क्या किया, पुलिस का यूनिफॉर्म पहने वो जवान उस खातून को जिस तरह मार रहा है और उसकी बनाने वाला वीडियो बना रहा है। चलो उसकी मेहरबानी, वीडियो बना दी, लेकिन शर्म की बात यह है कि आपके सामने कोई बंदा किसी औरत को मार रहा है, पागल है, टिकट नहीं किया, कुछ नहीं किया, एक औरत पे जुल्म हो रहा है आपकी आंखों के सामने, और आप इस कदर बेदिल हो चुके हुए हैं, बेहिस हो चुके हुए हैं कि आप उस मज़लूम पे जिस पे जुल्म हो रहा है आप बढ़ के उसे रोक ही ना सकें। आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि आप अपने सामने जुल्म होता हुआ देख के ये सोच रहे हैं कि वीडियो बना रहा हूँ, वायरल हो जाएगी, मेरे व्यूज़ बन जाएंगे। आप ये सोच रहे हैं कि कोई और इस पर कुछ काम कर देगा। आपने आगे बढ़ के उस जुल्म को रोका नहीं और वो जुल्म होने दिया, और वो जुल्म इतना बढ़ा कि वो मरियम ट्रेन से कूद गई या फेंक दी गई या धक्का दे दिया गया। क्या माजरा बना, मरियम अपनी जान से हाथ धो बैठ। हमारे दीन में है अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, कि भाई अगर बुराई होती देखो तो हाथ से रोको, अगर ताकत रखते हो, अगर ताकत रखते हो तो ज़ुबान से रोक लो, अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जान लो। अब हम मेरे ख्याल से दिल में भी बुरा नहीं जानते, देख के भी मेरे ख्याल से हमारे दिल में भी ये नहीं आता कि यार ये बुरा हो रहा है। कोई रोक ही ले, कोई उस
पुलिस वाले को रोक ही रहे, उसका हाथ रोक ले कि औरत पे हाथ उठा रहा है, शर्म कर कि तू ताकतवर है यार, तू किस तरह एक औरत पे हाथ उठा सकता है। किसी भी ताकतवर को, किसी भी कमज़ोर पे हाथ उठाता देख के आप उसकी वीडियो बनाएंगे, आप उसकी शक्ल देखेंगे, आप ये सोचेंगे कि ताकतवर है, किसी को मार रहा है, हम खड़े देख रहे हैं। इससे ज़्यादा बेहिसी और मुर्दापन क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा ज़िंदा तो ये है। अभी ये सिर्फ मरियम का वाक़या नहीं है, मरियम वो वाली मरियम नहीं, मरियम वो जो ट्रेन में जिसकी जान गई, जो अपने बच्चों के साथ कराची से जड़ांवाला ईद मनाने के लिए आ रही थी। मैं उस मरियम की बात नहीं कर रहा, मैं जो आप समझ रहे हैं, यानी कि जो आपकी वज़ीर आला है, जिसके लिए किसी बंदे को कुचल दिया जाता है जिसके प्रोटोकॉल में, क्योंकि उसने गुजरना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जिसको ट्रेन से फेंक दिया जाता है या खुद छलांग लगा देती है, इतना जुल्म होता है उसके ऊपर, इस कदर जानवरों की तरह उसको मारा जाता है वैसी तरीके से कि टिकट नहीं है उसके पास, या पता नहीं क्या नहीं है, पता नहीं क्या क्या वो पेश किए जाते हैं, उज़र पेश किए जाते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसी तरह का एक और चीज़ हुई, वो कहते हैं वीडियो पुरानी है, ये वीडियो जो सी है ये नई नहीं है। वो बच्ची के बाल खींचे, वो बच्ची अपने बाप, उसका बाप बाहर से आया, बच्ची भागती भी जाती है और अपने बाप की को मिलने के लिए, तो वहाँ सिक्योरिटी का बंदा खड़ा है जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, उसने बालों से बच्ची को खींचा। और इतने ज़ालिम हो चुके हुए हैं, मतलब ये जो वर्दियाँ पहन के ये जो फिरते हैं, इनको कभी इनके अफसरान के सामने आप देखा करें, इनकी सिचुएशन ही और होती है। ये इस तरह मोदबाना खड़े होते हैं, इस तरह बात कर रहे होते हैं जैसे इनसे बड़ा कोई ताबेदार है ही नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि अफसर है जी, बड़ा बंदा है जी, बड़े बंदे के सामने ये वर्दी जो आप लोग पहन के फिरते हैं, ये वर्दी का जोम इसलिए है कि ये कौम आपके लिए पैसे देती है, ये कौम आपकी तनख्वाहें भरती है, अपना खून पसीना निकाल के ये कौम आपके अकाउंट्स में पैसे डालती है, ये कौम के पैसों से आपका घर चलता है, और इसी कौम को ऐसे रगड़ देते हैं ऐसे कोई चक्कर नहीं। दहशतगर्द था, छोटी बच्ची थी। चलो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते जी वो बच्ची जो सी है वो अंदर जा रही थी, बम लेके जा रही होगी, यार छोटी बच्ची है, यार छोटी बच्ची है, अपने बाप को मिलने जा रही है, बाल से पकड़ के खींच डाला। कहते हैं जी कि उसको उस बंदे को जो सा है सैक कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया नौकरी से। लेकिन यहाँ तक नौबत ही क्यों आई? ये दिल जो मुर्दा हो चुके हुए हैं, ये दिल जो पत्थर हो चुके हुए हैं, इसकी वजह क्या है? ये मैं आज तक समझने से कासिर हूँ कि ये दिल मुर्दा क्यों हो गए। अभी तक तो बात इस पे चल रही है ना कि ये वर्दी पहन लेते हैं और इनको ये हक़ मिल जाता है कि हमें कहीं भी कुचल दें, इनको ये हक़ मिल जाता है कि हमें कहीं भी रगड़ दें, और आम आदमी को इस तरह कर दें कि जैसे वो इनकी जागीर है, और उसको मार के इनको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी। ये मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आपकी खिदमत के लिए वहाँ मौजूद हैं। ये हुक्मरान, ये हुक्मरानों के मुहाफ़िज़, ये आपके पैसों से तनख्वाह लेते हैं और आपके टैक्स दिए हुए पैसों से इनके घर चलते हैं। जलते तो हम हैं। बीवी मरियम ने अभी एक नया स्टार्ट किया है, वो ये है कि रोटी जो सी है सस्ती मिलेगी। कुछ दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि बीवी मरियम जो सी हैं, जो सूबे पंजाब की वज़ीर आला हैं, वो टिकटॉक की वज़ीर आला हैं। कहा तो ठीक ही है, देखें बात तो सच है मगर है रसवाई की। वो बीवी मरियम जो सी हैं, जो खबर जो वीडियो वायरल होती है उस पर एक्शन करती हैं, उस पर रिएक्शन देती हैं, उस पर बात करती हैं और उसके ऊपर ही वो रिएक्ट करती हैं। अब उन्होंने नया शुरू किया अपने पापा के साथ मिलके, वो ये कि उन्होंने सस्ती रोटी शुरू की और अपने पापा को लेके वो घर के करीब ही, यानी कि अड्डा प्लॉट वो रहते हैं, जाती उम्र रहते हैं, वहाँ अड्डा प्लॉट ही उन्होंने करीब ही ना वो अपने पापा के साथ जाके एक तंदूर पे खड़े हो गए हैं और वो तंदूर वाले को कह रहे हैं कि कितने की रोटी देते हो। उन तंदूर वाला पागल है, तुहाडे नाल पूरी फौज यानी कि पूरी तुहाडी गारत तुहाडे नाल मौजूद है, तो कह दे नहीं जी मैं 20 दी देना, उन्हें कहना जनाब मैं 10 दी देना, मैं 20 दी नहीं देता, मैं ना 16 दी दाँगा ना मैं 14 दी दाँगा, मैं 10 रुपये दी दाँगा, तुसी आ गए हो इत्थे ते तुसी लैनी तो मुफ्त लै जाओ। तो ये तमाम माजरा है, वीडियो पे वीडियो वाली सरकार बने हुए हैं। लेकिन इससे पहले भी इन्होंने काम शुरू किया, भी मरियम की मौजूदगी में शुरू हुआ, वो ये था रमज़ान निगहबान पैकेज। रमज़ान का महीना पीछे गुजरा है, उस रमज़ान निगहबान पैकेज में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें पता चला कि जो थैले हैं रमज़ान निगहबान पैकेज के वो खुल रहे हैं। जब उन्होंने कहा जी ये जो पैकेट हैं ये वापस आए हैं, मैं इस बात पर हैरान हो गया कि हमारे मुल्क में गरीब ख़त्म हो गए हैं, जो पैकेट वापस चले गए हैं, यानी कि हुकूमत को बांटने नहीं पड़े, बच गए, सारी दुनिया में बांट दिए, पूरे पंजाब में बट गए पैकेट कि वो पैकेट जो उनसे हैं वापस चले गए दुकानदारों के पास, वो खोल के अब बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उनका माल ख़राब हो गया। मैं इस बात पे हैरान हो गया। फिर पता चला कि ब्यूरोक्रेसी ने इनको इतना वो लुभाया अपनी प्रेजेंटेशनें देके कि उन्होंने कहा कि BISP यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो हमने गरीब इकट्ठे किए हैं उन गरीबों को हम बांटेंगे, और इसके अलावा हमारे पास कोई डाटा नहीं है गरीबों का। तो वो जो इनके थे ज़कात कमेटियाँ थीं, वो जो चेयरमैन थे, वो जो उनके पास लोग होते थे, वो सारे साइड पे चले गए, उनको मिल ही नहीं सका बेचारों को, और वो बेचारे परेशान होते रहे। और वही आटा
दोबारा जो सा है दुकानदार या जो राशन दे के गया गंदम वाला, उनके पास चला गया और ये तमाम की तमाम सूरत हाल पैदा हो गई कि गरीब आदमी मुंह देखता रह गया और आटा गोदामों से, सरकारी गोदामों से दोबारा प्राइवेट गोदामों में चला गया, वापस हो गया कि जनाब गरीब ख़त्म हो गए। ये तमाम माजरा हुआ। इस सारे माजरे के अंदर एक चीज़ बड़ी बेहिसी वाली थी, जिस आज बेहिसी पे हम बात कर रहे हैं ना, जो हम कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेहिसी ये थी कि जिन लोगों ने डाटा इकट्ठा किया वो गरीब आदमी था, और गरीब आदमी गरीबों को इकट्ठा कर रहा था, तो ये को भी सही नहीं हो सका। एक डाटा इकट्ठा करने वाले से हमें, जिसने BISP का डाटा इकट्ठा किया, उससे बात की, उसने क्या कहा वो ज़रा जाके सर मौजूद हैं अहमद यार साहब। अहमद यार साहब जो हैं वो सुपरवाइज़र थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की। जब इंडक्शन हो रही थी उसके लिए डाटा इकट्ठा किया जा रहा था, और ये किस ईयर में थे, इन्हीं से बात करते हैं। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अहमद भाई आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी मेरा तहसील ताना वाला ज़िला फैसलाबाद से। जी ज़िला फैसलाबाद से। अच्छा, तो आपको सिलेक्ट कैसे किया गया? आप कैसे इस प्रोग्राम में एज ए सुपरवाइज़र और डाटा कलेक्टर इंडक्ट हुए थे? जी सबसे पहले तो इन्होंने हमारा जो रिटन टेस्ट था, उसके अलावा इंटरव्यू था, उसके अलावा इन्होंने हमें ट्रेनिंग देकर फिर इन्होंने फील्ड में हमें भेजा। अच्छा, ये बताएं कि ये किस ईयर में आप इंडक्ट हुए और किस ईयर में आपने किया? जी मैं 2017 में स्टार्ट किया था, जो जनरल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था फैसलाबाद से। जी ठीक है। तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया और मुख्तलिफ अजला से करते करते 2021 में जो है ना हम लाहौर में जो सिटी लाहौर से स्टार्ट किया था। अच्छा, जब आप गरीबों की इंडक्शन करते थे, जो BISP की थी यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की थी, जो इंडक्शन होती थी, उसमें सियासी लोग आप पे कितने प्रेशराइज करते थे आपको कि फ़लाँ को इंडक्ट करो, फ़लाँ को करो? सियासी लोग जो था वो मतलब बाज़ औक़ात हमें रब्ता करके ना वो अपनी शनाख्त कार्ड भेजेगा और अपने लोग हमारे पास भेजेगा, लेकिन हम उनको कहते थे कि यार ये तो डोर टू डोर हमें हर घर जाना है, जब इनके घर आएंगे तो हम इनका डाटा, लेकिन ये कहते थे कि यार हमारी ये वोटर हैं तो प्लीज आप इनका डेटा लिख लें, वोटर का डाटा लिख लें आप। हाँ जी हाँ ठीक है। वो अब जब आप इनके पास जाते होंगे तो ये सरकारी मतलब ये सियासी लोग होते होंगे, उस वक्त इनकी हुकूमत होती होगी, तो आप ये कर लेते थे? नहीं, हमारी कोशिश तो होती थी कि हम घर घर जाएं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई ज्यादा प्रेशराइज करता था तो हम लिख भी लेते थे। मैम कहते थे कि यार चलो लिख लेते हैं। बात हो रही है मुहाफ़िज़ों की, बात हो रही है कानून के रखवालों की, बात हो रही है उन लोगों की जो कानून की पासदारी, कानून की अमलदारी को यकीनी बनाते हैं। अब ये सारी बातों के अंदर जब आप बात आती है कानून की अमलदारी की, तो वहाँ पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। कैसे खड़े होते हैं? हम सड़क पे फिरते हैं, हम लोगों में रहते हैं, जब भी कभी पाबंदी लगती है, उस पाबंदी की सबसे बड़ी मिसाल आप यहाँ से ले लें कि जब पाबंदी लगी कोरोना के दिनों में, तो यकीन माने हर मार्केट के अंदर जहाँ ये था कि इतने बजे मार्केट बंद होगी, मार्केटों को या मार्केटें बंद रहेंगी, मार्केटों में आधे शटर रोक के लोगों को कारोबार करने की इजाज़त दी गई कि कारोबार करते रहो, पर दुकान इतने पैसे थानेदार को पहुँचा दो। ये ताजर हमें बताते रहे हैं कि जनाब सारे कोरोना के अंदर जब जब पाबंदी लगी रही है, हमें ये कहा जाता रहा है कि भाई इतने पैसे ले लो, दुकान खुली रहने दो। और ये हम लोग यानी कि हम जो जिंदा कौम है, वो ये तमाम ऑफ़रें कराते थे इन कानून के रखवालों को, और वो कानून के रखवाले जो उनसे हैं वो हमारे में से ही हैं, तो उनका ईमान उतना ही मजबूत है जितना हमारा मजबूत है, तो वो भी इसको बड़े आराम से प्यार से एक्सेप्ट कर लेते थे। और उसकी क्या कहते हैं ना, तमगे हुक्मरान लेता था, देखें जी हमने स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन लगा दिया, जबकि उस सारे लॉकडाउन के अंदर ये हुआ कि पुलिस वालों की जेबों में बेतहाशा पैसा गया और ताजरों ने निकाल के दिया। अब कमाने वाले कमा गए, देखने वाले मुंह देखते रह गए, मुल्क की तरक्की वहीं पे रह गई। तरक्की कौन कर गया? कुछ इंडिविजुअल्स कर गए। बहैसियत कौम हम और पस्ती में गिर गए, और इतनी पस्ती में गिरे जिसका कोई हिसाब नहीं। अब दूसरी दफ़ा कोरोना के बाद जब कभी किसी चीज़ पे पाबंदी लगती है, जैसे पाबंदी की बात हम कर रहे थे कि जनाब सिगरेट जो उनसे हैं वो इम्पोर्टेड ना बेचें, मुल्क की इकॉनमी को नुकसान होता है। और भाई सिगरेट जो उनसे है इम्पोर्टेड, वो पहुँच जाता है दुकानों के ऊपर। कैसे पहुँच जाता है? कानून के रखवाले, कानून की पासदारी करने वाले, जिन्होंने कानून को नामल दरामद कराना है, कहीं ना कहीं आपके साथ मिल के, उन लोगों के साथ मिल के जो कानून तोड़ना चाहते हैं, कानून तोड़ देते हैं। और उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? पैसा। वो पैसा जो ब्लैक मार्केट के लाता है और ब्लैक मार्केट के अंदर चलता है। ये काम बड़ी खुशी से करते हैं, और फिर यही सारे काम करके हम हज उम्रे करने भी चले जाते हैं। हम सारा ब्लैक का पैसा इकट्ठा करके, सारी हराम खोरियाँ निकाल के करके, तमाम पैसा कमा के हम उम्रों में भी चले जाते हैं कि ठीक है यार चलो हम चल के उम्रा करके आइए, बहुत पैसा कमा लिया, बड़ा अच्छा सीज़न ला लिया, बड़ी अच्छी मुनाफाखोरी कर ली है। पीछे रमज़ान गुजरा, रमज़ान के अंदर मुनाफाखोरी की इंतहा हो गई, चीज़ें रोक रोक के चीज़ों की कीमतें बढ़ाकर बेची गई। ताजरों ने सीज़न लगाए हैं, सीज़न कि यह साडा सीज़न है,
असी सीज़न लाना है, ਇਹਦੇ 'ਚ पैसे कढ़ने ने। वो उन दिनों में पैसे कमाते हैं, उन दिनों में ताजर पैसे बनाते हैं जिन दिनों में लोग पैसे निकालते हैं। फिर इनसे कहा जाए पैसे निकालो तो कहते हैं हाँ हमने वो उसको गरीब को दे दिया, उस गरीब को दे दिया। फिर यही जो उनसे अमीर आदमी हैं ये छोटे छोटे पैसे लोगों को देते हैं और फिर उनकी नज़र में बड़े आदमी बन जाते हैं, फाउंडेशनें बना दे के बड़े आदमी बन जाते हैं। और ये तब नहीं देखा जाता कि ये इन्होंने इतना पैसा कमाया कैसे है। अगर इतना पैसा कमा लिया है, ये इसी पैसे के ऊपर जायज़ ज़कात ही निकाल दें तो मेरे ख्याल से किसी को मांगने की ज़रूरत ना पड़े, कौम जो सी है वैसी तरक्की कर जाए, मुल्क की हुकूमत वैसे ही मजबूत हो जाए। लेकिन नहीं, क्योंकि हमें खैरात की आदत है, हम खैरात लेना पसंद करते हैं, हमें अच्छा लगता है कोई सानू फड़ा देवे, कोई उहदी मेहरबानी है सानू दे गया, हम ये पसंद करते हैं। हमें ये पसंद नहीं है कि हमारा हक क्या है, हमने हक कैसे लेना है। हमें ये पता है कि किसी का हक मारना है तो किसको पैसे देंगे तो वो हमें उसका हक मारने देगा। जिसकी ड्यूटी है कि हक मारना नहीं है, किसी का हक नहीं मारना, किसी को किसी का हक मारने से रोकना है, उसको थोड़े से पैसे दो वो आपको किसी का हक मारने देगा, आप हक मार लें। फिर आप बातें करते हैं अजीम कौम बनने की, बड़ी कौम बनने की, बड़ा आदमी बनने की। मैं तो इस बात पे परेशान हूँ। जागे हुए इंसानों में कुछ जागे हुए इंसान ऐसे होते हैं जो कोशिश करते रहते हैं कि लोगों को जगाते रहें, लोगों को बताते रहें कि उनका हक क्या है। उनमें से एक कोशिश हमारे वज़ीर दाखिला ने भी की है, FIA उनके पास है, तो उन्होंने जाके कोशिश की कि यार ये जो ओवर बिलिंग हो रही है इसको रोका जाए। पिछली बार हम गए लोगों के पास, हम गैस का बिल लेके गए थे, आप यकीन माने, आप उसको थोड़ा सा झलकियाँ देख के आए कि गैस के बिल जिन लोगों को आए वो ओवर चार्जिंग थी, यानी कि एक्स्ट्रा बिल आए हुए थे और एक एक चूल्हा उनका जलता था। उसकी थोड़ी सी झलकी देखें, फिर मैं आपको मिलता हूँ यहीं पे। मैं शुगर की मरीज हूँ, मेरा बिल इतना क्यों आया है? खुदारा हमारे हाल पे रहम करे। 30,000 पिछली दफा दे रहे, 14,000 फिर आ गए। एहतजाज का की सानू लोग बिल अदा नहीं कर सकते। 23,000 रेंट का घर है और विवाह हूँ। आपने 13,000 जमा करवाया? जी करवाया था मैंने 13,000 रुपया। कितना? अच्छा, ये पकड़े, ये पकड़े। 12,000 पेंशन और 13,000। क्या यहाँ पर ये देखें, सबके बिल जो उनसे बहुत ज्यादा हैं? यहाँ पर जितने लोग मेरे इर्द गिर्द आप खड़े देख रहे हैं, जमा करवाए, 14,000 कितना? फिर आ गए। 87,000 रुपया पिछले महीने का तारिया सी जे 5.5 आया सी। 5.5 ऐसी तारता सी, तो 87,000 रुपया गैस की कीमत लगी हुई है और 87,000 रुपया करंट बिल है इनका। अब आपने ये देख लिया ओवर चार्जिंग कैसे होती है। अब जो ओवर चार्जिंग करता है वो भी अपनी तरफ से गरीब आदमी के लाता है कि यार माड़े बंदे हैं, ऐसी करती है जी, वो थोड़े थोड़े पैसों के लिए क्या कुछ करता है। यकीन माने जो इस शहर लाहौर में रहता है वो पता नहीं क्या समझता है, क्या किस तरह मेरी बात को ले रहा है, लेकिन हर कोई जानता है कि लाइन मैन के साथ अगर आपकी सेटलमेंट हो जाए, आपकी एडजस्टमेंट हो जाए तो आपका बिल जो सा काम आना शुरू हो जाता है। लाइन मैन इतना पावरफुल होता है कि वो लाइन मैन कुछ भी करने को आपके लिए तैयार होता है और कुछ पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मैं एक टाइम पे कहता होता था कि भूखे से कभी भी अनाज की रखवाली नहीं कराई जाती। जहां आप भूखे को अनाज की रखवाली पे डाल देंगे वो तमाम चीज़ें ख़राब कर देगा। इसी तरह चंद थोड़े से पैसों, जो थोड़ी सी तनख्वाह होती है एक SHO की, और यानी कि कुछ हज़ार रुपया वो तनख्वाह लेता है, 60,000 70,000 रुपया तनख्वाह लेता है, बहुत सीनियर होगा तो वो लाख रुपये पे चला जाएगा, और उसी को आप रखवाली पे लगाते हैं। करोड़ों रुपए के माल की, करोड़ों रुपए की चीज़ों की, करोड़ों रुपए की उसके नीचे मालियत की चीज़ें रखी जाती हैं कि इसकी रखवाली उसने करनी है। वो कैसे करेगा? उसका ईमान तो डगमगाया ही डगमगाया ना, तो फिर वो यही करेगा, दुकानों से पैसे लेगा और जाके कहेगा ठीक है यार ऐ भी कर लो, ऐ भी कर लो, इन्ने पैसे मैंने दे दो, ऐ भी कर लो। और इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि ये हज़ारों रुपए कमाने वालों के आप रहन सहन देखा करें, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यार है कितना पैसे कमांदा है, किस तरह कमांदा है। एक बंदे की आपको ज़ाहिरी हालत से पता चल जाएगा कि इसके हालात, माली हालात कैसे हैं और इसकी कमाई क्या है। तो इसको पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप बड़े आराम से इसको पहचान सकते हैं। FIA ने कोशिश की है कि जो बिजली के बिलों में ओवर चार्जिंग हो रही है उसको रोका जाए। वो जो लाइनमैन अपनी मर्ज़ी से यूनिट डाल के जाता है, वो जो लाइनमैन अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करके जाता है, उसको रोका जाए और उसको पकड़ा जाए ताकि गरीब आदमी सफ़र ना करे। अब यहाँ पर वो लोग जो चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद जो चोरी रोकने वाला है उसको चोरी में से हिस्सा देते हैं, वो ख्याल करें, क्योंकि उनके ऐसा करने से फिर बाद में वो ये तब्दीली के दावेदार नहीं हो सकते, फिर वो बाद में मुल्क की तरक्की के बारे में बात करने के हकदार नहीं हो सकते, क्योंकि वो खुद इस मुल्क को डुबोने में, इस मुल्क की तनज़्ज़ुरी के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो ये गलत काम करते हैं, करवाते हैं और करने वाले को रिश्वत देते हैं। रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला, दोनों बराबर के गुनहगार हैं। तो ये चीज़ें जाननी बड़ा ज़रूरी हैं आपके लिए, और एक बंदा अब उसको रोक रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसके ऊपर क्या हो रहा है कि जो लाइनमैनों की यूनियन है वो उनके खिलाफ उठ खड़ी हुई है। उन्होंने कहा नहीं भाई ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ रल के ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ किस तरह हथकड़ी ला सकते हो, ਅਸੀਂ तो बड़े इज्जतदार लोग हाँ, ਤੁਸੀਂ इज्जतदार लोग हो। 83 करोड़ यूनिट ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ एक्स्ट्रा पाए ने गरीब आवाम ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, लेकिन ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ जाएगा। एक बंदा मुझसे पूछ रहा, बात कर रहा, कहता है कि हम तरक्की क्यों नहीं करते, हम बहैसियत कौम आगे क्यों नहीं बढ़ते।
मैंने उसको एक एग्जांपल दी, कुछ दिन पहले मैं टीवी पे एक चीज़ देख रहा था कि अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा ब्रदर मुल्क है अफ़गानिस्तान। वहाँ पर वो अपने नॉर्दर्न रीजन में एक दरिया बना रहे हैं। वो दरिया इसलिए बना रहे हैं कि वहाँ पर अब पानी की किल्लत होती जा रही है, और वो इंसानी मेहनत से, इंसानी हाथों से बनाया हुआ एशिया का सबसे बड़ा दरिया होगा, और वो आधा मुकम्मल कर चुके हैं। वो 250 से 3 किलोमीटर लंबा दरिया है और वो आधा मुकम्मल कर चुके हैं, खोद चुके हुए हैं। और इस दरिया को बनाने के लिए वो किसी किस्म की फ़ॉरेन फंडिंग नहीं ले रहे, वो किसी IMF के पास नहीं गए, उन्होंने किसी से कोई कर्ज़ा नहीं लिया अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। और अगर ये दरिया कंप्लीट हो जाता है तो 2030 तक, यानी कि 2030 तक अफ़गानिस्तान एक्सपोर्टर बन जाएगा गंदम का। तो अगर ये तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं और बग़ैर किसी मदद के कर रहे हैं, ख़ुद कर रहे हैं, तो वो वजह क्या है? वो वजह जानना बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि वो लोग अपने लोगों के साथ मुखलिस बहुत हैं, हुकूमत अपने लोगों के साथ मुखलिस बहुत है। हमारे यहाँ पे हमने अपने ऊपर जब हम कर्ज़ा लेते हैं बाहर से, 10 रुपये कर्ज़ा लेते हैं, तो हमने 8 रुपये के मुलाजिम रखे हुए हैं कि वो 8 रुपये के मुलाजिम वो 2 रुपये जो कर्ज़े में बाकी बचे हैं वो हम पे लगाएं। यानी कि हम लोगों ने अपना जो फैलाव है हुकूमत का, हुकूमती मरातों का, हुकूमती अयाशियों का, वो इस कदर फैला दिया है कि उसका बोझ आवाम को उठाना पड़ता है। अब ये बोझ कम करने के लिए, ये तमाम मरातें, ये तमाम एक्सपेंडिचर कम करने के लिए हमें सख्त अमल की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम कोई सीरियस एक्शन लें, लेकिन वो एक्शन लेने के लिए भी हमें विल की ज़रूरत है, जो विल हम में आती नहीं है। कोई हमसे पूछता है, फॉर एग्जांपल ले लें, किसी एक जगह, किसी एक तबके की बात कर लें, ताजर बरादरी की बात कर लें, हम कहते हैं मुल्क में महंगाई बढ़ जाती है। एक प्रोडक्ट है, एक खाने पीने की चीज़ है, उस पर जो लागत आती है वो 10 रुपये आती है। जब आप उसको डिग आउट करते हैं, आप जानते हैं कि कोई चीज़ आप खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चीज़ खा रहे हैं, उसकी जो लागत है, उसके ऊपर जो टोटल आई हुई है, उसकी खर्चा डाल के, बनाई डाल के, उसको पकवाई का पैसा दे के, तो खर्चा आपको पता चलता है कि वो 100 रुपये से भी कम है। और जबकि वो प्रोडक्ट जो सी आपको 1000 रुपये की मिल रही है, वो 1000 रुपये आप किस मद में दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, और प्रॉफिट किस किस की जेब में जा रहा है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। फिर आपके यहाँ पर एक चीज़ यहाँ से चलती है, जैसे किसान है, वो गंदम यहाँ उगाता है और यहाँ मार्केट में उसने देनी होती है, और इस मार्केट में देने के लिए उस मार्केट के अंदर सरकारी, गैर सरकारी इतने सारे ब्रोकर्स और इतने सारे मिडल मैन मौजूद हैं कि वो आप तक आने तक बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी होती है, और आपको जो पे करना पड़ता है वो इन सारों के पैसे अलग से पे करने पड़ते हैं। ये तमाम चीज़ें बड़ी आसान है, नज़र आ जाती हैं कि यार मुर्गी है, मुर्गी का बच्चा जो उनसे है, चूज़ा, एक शेड के अंदर अगर आप औसतन देखें तो वो बहुत भी ज़्यादा छलांग लगा लेंगे, 100 रुपये का तैयार हो जाएगा, 75 रुपये का तैयार हो जाएगा। लेकिन वो मार्केट में जब आपको गोश्त की सूरत में मिल रहा है, वो उसकी पूरी तैयारी बता रहा हूँ मैं कि उसके ऊपर 100 रुपये अगर आ रहा है तो प्रॉफिट डाल के बता रहा हूँ। और प्रॉफिट अगर आप इस्लामी रूह से देखें तो 2.5% है, 2.5% प्रॉफिट लें, 2% प्रॉफिट लें और बस जाएँ उसको ख़त्म करें, अपना कारोबार करें। लेकिन हमारे यहाँ पर प्रॉफिट की जो मिकदार है वो बढ़ा दी जाती है, यानी कि एक प्रोडक्ट अगर तैयार करते हैं आप 10 रुपये में, उसको 100 रुपये में बेचा जाता है। फिर हम भी पूछते नहीं हैं उसके बारे में, क्यों? हमारे पास भी पैसा शायद इसी तरह आ जाता है कि हम सोचते हैं चलो यार 10 रुपये सानू की कहता है। हम ऐसे लोग हैं, वो हम जैसे लोग ही बैठ के कह देते हैं कि यार पेट्रोल 500 रुपये लीटर भी हो गया ना तो असी पवा लांगे, तो पवा लांगे। गरीब आदमी भी पवा लेगा, किसी ना किसी तरह मंग के, किसी को कह के, कर्जा चुक के, किसी को खो के पवा लेगा। वो कहेगा कि भाजी मैं पेट्रोल भरवाना है, मेरी गड्डी पेट्रोल ना नहीं चलनी है, मैं कर लेना। हम सारे के सारे आर्जी सोल्यूशंस पे जाते हैं, आर्जी हल ढूंढते हैं, हम कभी मुस्तकिल हल की तरफ नहीं जाते। हम सारे के सारे जब भी हम पे कोई पाबंदी लगती है, हम पाबंदी का यहाँ से एग्जांपल ले लें, कोरोना के दिनों में जब पाबंदियाँ लगी हमारे ऊपर, तो हमने दुकानदारों ने दुकान खोलने के लिए थानेदार को 3000 रुपये देना मुनासिब समझा कि यार पर दुकान थानेदार 3000 रुपये मांग रहा है, दो, क्योंकि हमारी मजबूरी है दुकान खोलनी है। और यार जब आपको रोका गया है, एक पाबंदी लगी है, तो उसको रुका रहना नहीं चाहिए क्या? हम खुद ही कानून तोड़ते हैं, कानून तोड़ने के रास्ते ढूंढते हैं, फिर हम उन लोगों को लालच देते हैं जो कानून के रखवाले होते हैं कि यार इन्हें पैसे ले लो, इस तरह कर लो, यार यह काम कर दो, इन्हें पैसे ले लो। तो ये जब आप इस तरह काम करते रहेंगे तो आज आप रिश्वत दे के काम करा रहे हैं, कल आपके खिलाफ कोई रिश्वत दे के, आपसे ज़्यादा रिश्वत दे के काम करवा लेगा, और वो काम कभी नहीं होगा। जब भी आप गलत काम करने जाएंगे, यकीन माने आप उसकी बुनियाद रख रहे होंगे उस गलती की, और वो गलती कल आपके ऊपर भी लगेगी। आज जाके कहीं पर सिफारिश करेंगे
कि ये गलत काम करना है और इसकी सिफारिश करवा दो, तो कल आपके खिलाफ जहां आपका हक होगा वहां पे कल कोई और सिफारिशी आगे बैठ जाएगा। तो ये कल्चर कभी खत्म नहीं होगा, बहैसियत कौम बदलना पड़ेगा। आप दूसरे के अंदर तो तब्दीली लाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि भाई तू ठीक हो तो पहले तुसी अपने आप तो ठीक करो। तू सच बोलते तुसी सच किदों बोलना, तू हलाल खा ते तुसी हलाल किदों खाना। तो जदों सारा कुछ दूजे ने करना तो तुसी की करना, और जदों तुसी हमेशा दूसरे ਨੂੰ ही कहते रहोगे तो फिर कोई भी कर नहीं पाएगा। हर कहेगा यार तू कर। आज यहाँ किसी से गलती की बात करें तो वो कहता है दूसरे की गलती सुनाता है। आज किसी सियासी जमात के पास जाके बात करें, आप कहें यार तुमने ये किया, तो कहता हूँ उन्हें भी तय किया सी, उन्हें भी तय, और अपनी गलती को दूसरे की गलती से जस्टिफाई करते हैं। जब तक हम ये करते रहेंगे हम कभी जाग नहीं सकेंगे और कभी भी बहैसियत कौम तरक्की नहीं कर पाएंगे। हम हर चीज़ के अंदर शॉर्टकट ढूंढते हैं, हर चीज़ के अंदर हम ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जो हमें आसानी से मंजिल तक पहुंचा दे, और वो जब हम ऐसा रास्ता ढूंढते हैं हमारे पीछे लाइन लग जाती है। फिर वो रास्ता एक दिन ऐसा, वो रास्ता ही सही असल रास्ता छोड़ के लोग शॉर्टकट की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ आज बात किसी उठती है, किसी मोहल्ले में कोई कहता है कि फलां बच्चा जड़ा है और कंप्यूटर तो बड़े पैसे कमा रहे हैं, सारा का सारा मोहल्ला ही कंप्यूटर पर लग गया और सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। हर बच्चे को आपने उस पर लगा दिया। एक बच्चा जो और भी कुछ कर सकता है आपने उसको लगाया बहुता पैसा ਉਹਦੇ 'ਚ। आज किसी को डॉक्टर बनाना है, वो भाई डॉक्टर बड़े पैसे कमाते हैं, हर बच्चा अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहा है। क्यों? पैसे बड़े कमाएगा। जब आप ये सोचेंगे नहीं कि ये डॉक्टर बन के किसी की मदद करेगा, किसी की जान बचाएगा, तो ये किस किस्म का आप उसकी परवरिश कर रहे हैं। और वो भी यही सोचता रहेगा कि जान बचाना बाद में, पैसे कमाना पहले। तो अगर इस तरह की तरबियत करते रहेंगे, इस तरह की परवरिश करते रहेंगे, तो यकीन माने आगे आने वाली नस्ल इतनी बेहिस होगी कि उसके लिए इंसान की वक़्त कोई नहीं होगी। उसके लिए सिर्फ दूसरे पे पाँव रख के आगे बढ़ना होगा और शॉर्टकट ढूंढना होगा और अपनी ताकत और पैसे का जोम को इस्तेमाल करना होगा। आज लोग यहाँ पर फाउंडेशनें बना के बैठ जाते हैं और आप खुश होते हैं कहना अमीर आदमी सानू पैसे दे रहे हैं। ये तो देखें कि उसके बाद पैसा आया कहाँ से, वो कहाँ से पैसा निकाल के लाया और कहाँ से आप पे खर्च करके खुद बहुत बड़ा आदमी बन गया, खुद बहुत दयालु इंसान बन चुका हुआ। लेकिन ये तो देखें कि उसने ये पैसा कमाया कैसे है। हमारे मुल्क में एक फैसला आया पनामा का, उसमें जज साहब ने लिखा कि देयर इज़ अ क्राइम बिहाइंड एवरी बिग फॉर्चून, यानी कि जहाँ पर बड़ा पैसा इन्वॉल्व होगा वहाँ उसके पीछे कोई ना कोई क्राइम होगा। और ऐसा है, आप हक हलाल की कमाई से एक छोटी सी मेहरान की गाड़ी नहीं ले सकते, एक 800 सीसी कार नहीं ले सकते, वो भी अब 24-25 लाख की होगी। 24-25 लाख रुपया जमा करना एक 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपया कमाने वाले के लिए अजाब है। बल्कि 5 लाख कमाने वाला भी 25 लाख रुपया जोड़ नहीं सकता कि वो जोड़ के ले ले। और इतना खर्चा बढ़ता जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं। उसकी वजह यह है कि हम सारे के सारे बहैसियत कौम मुनाफाखोर होते जा रहे हैं, हम फ़ायदा अपॉर्चुनिस्ट होते जा रहे हैं, हम दूसरे की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। कोई दिन दहाड़ आता है हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसकी मजबूरी को। मास्क यहाँ पर ज़रूरी किए गए तो मास्क रोक दिए गए। क्यों? मास्क महंगे बेचेंगे, 10 रुपए का मास्क 200-200 रुपए में बेचा, क्यों? पैसा कमाएंगे। और उसके बाद गाड़ियां लेके फिरते हैं, फिर कहते हैं वो पैसा जब इकट्ठा हो जाता है वो सारा मुनाफाखोरी से पैसा आ जाता है, फिर उम्रा करने चले जाते हैं। फिर कहते हैं मैं तो हर जुमा दी नमाज मदीने शरीफ जाके पढ़ना। तो ये सोचें, अगर जब तक ये सोचेंगे नहीं, जब तक इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, इन मुर्दों से भी बदतर रहेंगे और तरक्की कभी नहीं कर पाएंगे। इंडिविजुअल की तरक्की कोई तरक्की नहीं होती। तरक्की वही होती है जो कौम मुल्क के साथ मिलकर की जाए। एक गंदे मोहल्ले में, गरीबों के मोहल्ले में महल बना लेंगे ना तो सारों की आंखें आपकी तरफ रहेंगी और आपको खतरा रहेगा कभी ना भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका वो महल तोड़ देगा, उससे अंदर से कोई ना कोई चोरी कर लेगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द मोहल्ले में अमन नहीं होगा। अगर आपका मोहल्ला में अमन नहीं होगा आपके घर में अमन नहीं रह सकता। तो इस बातों को समझें और अपनी 2 ईंट की मस्जिद सीधी करने की बजाय कोशिश करें कि मुआशरे को बेहतर करें, मुआशरे के बेहतरीन और यूज़फुल शहरी बने, फ़र्द बने। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने कहा आपको, जितनी मैंने बात की, मैं ख़ुद भी उस पर अमल करूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक भी ये बात पहुँचाता रहूँ। और जितना मेरा फ़र्ज़ है आपको जगाने का वो मैं आपको जगाता रहूँ और आपको बताता रहूँ कि नुकसान और प्रॉब्लम कहाँ पर है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।